Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. आई होप सो यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, आज का हमारे लेक्चर के जो कॉन्टेक्ट हैं उसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि सिंबल्स क्या होता है, सिंबल्स हम कहते किसे हैं, एलिमेंट को सिंबल में हम कन्वर्ट क्यों करते हैं, और इसके बाद वैलेंसी क्या है. वैलेंसी के अंदर हम मेन फिर आगे टू टाइप्स देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड के अंदर वैलेंसी क्या होती है एंड कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर वैलेंसी क्या होती है. और फिर हम बात करेंगे कि वेरिएबल वैलेंसी हम कहते किसे हैं, कि वैलेंसी और वेरिएबल वैलेंसी में डिफरेंस क्या होगा. ओके, हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं सिंबल से कि हम सिंबल कहते किसे हैं, सिंबल होता क्या है. एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स. हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया कि हम एलिमेंट किसे कहते हैं. अब कहा जा रहा है कि जो भी एलिमेंट्स हैं हम उसको सिंबल्स के साथ डिनोट करते हैं, उस सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एब्रीवेशन होती है किसी भी एलिमेंट की. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ जी हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है. अब हम इसके फुल स्पेलिंग लिखने की बजाय हम सिंपल क्या लिख देते हैं, एच लिख देते हैं कि ये क्या शो कर रहा है कि ये हाइड्रोजन एलिमेंट होगा. इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी नाइट्रोजन की. अब नाइट्रोजन के लिए हम पूरे स्पेलिंग लिखने के बजाय सिंपल हम एन लिख देते हैं. और इसके बाद अगर हम बात कर लें कैल्शियम की, और इसके लिए हम सी ए लिख देते हैं. तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें सिंपल बताती हैं कि अब एलिमेंट को हम सिंपल फॉर्म में एब्रीवेटेड फॉर्म एलिमेंट को हम सिंपल सिंबल्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे हाइड्रोजन को हम एच में रिप्रेजेंट कर देंगे, नाइट्रोजन को हम एन में रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो कैल्शियम है उसको हम सी ए के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे. अब सिंबल्स जो हैं, अगर वन लेटर सिंबल है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे दो तरह के सिंबल्स आ रहे हैं, एक वन लेटर सिंबल और एक टू लेटर सिंबल. अगर वन लेटर सिंबल होगा, वन लेटर सिंबल, तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा. जैसे कि हाइड्रोजन के लिए हम एच को यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन के लिए हम कैपिटल एन को यूज कर रहे हैं. हम यहाँ पे स्मॉल एच या स्मॉल एन की रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे. हाइड्रोजन जब भी आएगा तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, नाइट्रोजन जब भी आएगा वो भी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा. और अगर टू लेटर सिंबल हो, टू लेटर सिंबल, तो टू लेटर सिंबल आपको यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम लिखा हुआ है, या हम क्लोरीन की बात कर लें तो वो आपके पास आ जाएगा जी सी एल. अब इसके अंदर क्या होगा, जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, और जो सेकंड लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा. जैसे कैल्शियम में सी कैपिटल और ए स्मॉल है, आप सी ए ऐसे नहीं लिखेंगे. और जो क्लोरीन है सी कैपिटल और एल स्मॉल है, आप ये सी एल नहीं लिखेंगे इस तरीके से. सो अगर हम समराइज करें अपने सिंबल्स को, तो इसमें यह है कि सिंबल्स हम कहते किसे हैं, जब भी हमने एलिमेंट को उसकी एब्रीवेशन फॉर्म में, एब्रीवेटेड फॉर्म में, शॉर्टकट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसको सिंबल कह देते हैं. जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके लिए हम एच यूज़ कर रहे हैं. अगर सिंबल हमारा वन लेटर होगा तो हाइड्रोजन के लिए हम एच यूज़ करेंगे, और जो एच होगा वो कैपिटल होगा. और अगर हमारा सिंबल टू लेटर होगा तो उसके लिए हम, जैसे कैल्शियम है उसके अंदर सी ए आर है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर मस्ट बी स्मॉल. अब हम वैलेंसी की बात करते हैं कि वैलेंसी है क्या. वैलेंसी हम कहते किसे हैं. वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, कि एक एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी को वैलेंसी कह देंगे. ये डिपेंड करता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, कि जितने भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा. जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिहाज से इसकी वैलेंसी हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो हम मेन बात करते हैं कि वैलेंसी क्या है, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के कंबाइन करने की एबिलिटी को हम वैलेंसी कह देंगे. अब जैसे कि हम बात करते हैं जी सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास सॉल्ट है, नमक जो आम घरों में इस्तेमाल होता है. अब इसमें अगर हम बात कर लें सोडियम की, तो सोडियम के टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 11 होते हैं, और जो क्लोराइड के जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 17 होते हैं. अब ये बॉन्ड बनता कैसे है, अब ये सिंपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी. अब जैसे कि 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल के अंदर
8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये टोटल 10 हो गए और लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एंड फोर्थ शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये आपने याद रख लेने हैं ये कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ रहे होंगे। अब उसी लिहाज से अब हम देखें, फर्स्ट शेल को मैंने 2 इलेक्ट्रॉन से फिल किया, सेकंड के अंदर 8, टोटल 11 थे, 2 एंड 8 10 और पीछे एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो उसके आउटर शेल के अंदर आ गया। अब हम क्लोरीन की ले लेते हैं। क्लोरीन के अंदर है जी 17 इलेक्ट्रॉन्स, ये फर्स्ट के अंदर 2, फिर आपके पास आ गए जी ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये टोटल 10 हो गए और ये अब आपके पास ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए आउटर मोस्ट में, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स ये हमने फिल कर दिए जी। अब इसमें क्या होगा कि जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन हो, एक से लेके जब 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के अंदर आ जाते हैं, तो क्या होता है कि जो एक से लेके 3 तक जब आउटर मोस्ट शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या करेगा, एटम लूज कर देगा, एटम इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। और अगर 5 से लेके 7 तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट के अंदर 5 से 7 तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो क्या होगा जी, एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब आप यहां पे देखें इस एग्जांपल में, जैसे कि ये मैंने सोडियम लिया हुआ है और ये क्लोरीन है। सोडियम में क्या है, आउटर मोस्ट, ये जो आउटर मोस्ट बाहर वाला शेल होता है, बाहर वाले शेल को हम क्या कह देंगे जी, आउटर मोस्ट शेल। ये बाहर जो शेल है, ये वाला बाहर शेल, इसको हम क्या देंगे, आउटर मोस्ट शेल। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, सो इसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। और अगर हम इसमें देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन 5 से 7 तक होंगे, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर हम अब क्लोरीन की बात करते हैं तो इसका आउटर मोस्ट में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सो ये प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन एक लूज करना है, तो इसके लिहाज से जो सोडियम की वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 1 होगी। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, गेन करना है, तो जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उसके लिहाज से उसकी वैलेंसी हम लिखेंगे। अब क्लोरीन ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी जी, 1 हो जाएगी। तो अब हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें पता चला कि जो सोडियम है और जो क्लोरीन है, इनकी वैलेंसी 1 1 है। क्यों होती है, क्योंकि सोडियम अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितने जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके लिहाज से उसकी वैलेंसी होगी, और जितने जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके लिहाज से उसकी वैलेंसी होगी। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ये आयनिक कंपाउंड के लिहाज से थी, आयनिक कंपाउंड की मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि आयनिक कंपाउंड में इस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड होता क्या है, ऐसा कंपाउंड जो कि कंप्लीटली लूज या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, फॉर्म्ड द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय completely loss or gain of electron. The compound formed by completely loss or gain of electron, कि जब कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जब बने जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर दे और गेन भी कर ले। जैसे हमने बात की थी अभी सोडियम क्लोराइड की, सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और जो क्लोराइड था उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन कर दिया। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जो दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, उन दोनों की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कह देंगे जी, आयनिक कंपाउंड कह देंगे। इसलिए मैंने अभी आपको पहले जो एग्जांपल बताई वो आयनिक कंपाउंड के लिहाज से बताई थी। अब इसके अंदर आ जाता है कि आयनिक कंपाउंड, जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर 1 से लेके 3 तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 से अगर 3 तक इलेक्ट्रॉन्स हैं, या 5 से लेके अगर 7 तक इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, कंडीशन है किसमें, दोनों कहाँ पे हो, आउटर मोस्ट शेल के अंदर।
आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, कि जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसको हम आउटर मोस्ट शेल कह रहे होते हैं। अगर 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो वो क्या करेगा जी, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और अगर 5 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन होंगे तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। जितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके लिहाज से उसकी वैलेंसी होगी, और जितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके लिहाज से उसकी वैलेंसी होगी। अब जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने सोडियम की ले ली, हमारे पास आ जाता है कि सोडियम के हमारे पास एक सोडियम आ जाएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हमने कुछ एग्जांपल ले लिए हैं। अब जैसे मैंने आपको मैग्नीशियम सोडियम का बताया कि सोडियम के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 11 होते हैं, मैग्नीशियम में 12 होते हैं, एल्यूमिनियम में 13 होते हैं। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन वो शेल्स बना के देखते हैं कि पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और दूसरे शेल के अंदर हमारे पास ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और जो अब हमारा तीसरा शेल है उसके अंदर अगर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये सोडियम का बन जाएगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो अब इसके लिहाज से अब हमने बात की थी अगर 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेगा, लूज करेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, लूज कर देगा, जैसे एल्यूमिनियम। इसलिए हमने कहा कि जो अगर सोडियम के अगर हम अभी बना रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ये सोडियम का स्ट्रक्चर है, अब 1 इलेक्ट्रॉन है, ये ले 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैग्नीशियम ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या लूज कर देगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। और अगर एल्यूमिनियम है तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, लूज कर देगा, और इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3। सो इससे हमें ये पता चला कि जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके लिहाज से उसकी वैलेंसी होगी। ये तो हो गया जो लूज कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि जो ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 5 से लेकर 7 तक होते हैं तो वो क्या करते हैं। जैसे हम इसमें कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, इसमें हम नाइट्रोजन की ले लेते हैं, ऑक्सीजन की ले लेते हैं, और साथ क्लोरीन की ले लेते हैं। क्लोरीन के ले लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन है, क्लोरीन की बजाय हम फ्लोरीन के ले लेते हैं। क्लोरीन की मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दी है, अब हम उसकी फ्लोरीन के लिहाज से देख लेते हैं जी। अब जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आउटर मोस्ट शेल कह दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8, और फ्लोरीन के जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 9 होते हैं। अब हम उसी के लिहाज से इसके, जैसे हमने पहले शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप किया था, उसी के लिहाज से हम इसको भी फिलअप कर देते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन इस वक्त इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये अब टोटल इलेक्ट्रॉन इसके हमने फिल कर दी थी। ये टोटल जो हो गया इलेक्ट्रॉन वो 7 है। लेकिन अगर हम खाली आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें ना, तो इसके आउटर मोस्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो ये 1 2 3 4 5, टोटल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है। तो हमारी कंडीशन थी 5 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। अब इसने क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है जी, ऑक्टेट। ऑक्टेट हम कहते किसे हैं, ऑक्टेट होता है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो वो आपका ऑक्टेट होता है जी। उसको हम ऑक्टेट रूल भी कह देते हैं। ऑक्ट जो होता है वो 8 को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए ऑक्टेट रूल है एक, ये नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कंप्लीट डिटेल से कि ऑक्टेट रूल होता क्या है। लेकिन आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या होगा कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। अगर हम अब इसमें देखें तो अभी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसी वजह से इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी जी, 3 हो जाएगी, ताकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं जी, अब ऑक्सीजन में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, अब इधर ही मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 8 हो गया। और ये टोटल हो गया जी 8 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके। लेकिन आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आउटर मोस्ट में। तो इसको क्या चाहिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और अपने ऑक्टेट को क्या कर ले, कंप्लीट।
इसी वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, कि ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। और अगर हम फ्लोरीन की बात कर लें तो इसके आउटर मोस्ट में होते हैं जी टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर मोस्ट के अंदर इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके, आउटर मोस्ट शेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन को ये कंप्लीट कर सके। तो ये होते हैं जी आयनिक कंपाउंड, जिसमें हमने भी डिस्कशन की कि लूज और गेन करने से जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, उसको हम आयनिक कंपाउंड कह देते हैं। और आयनिक कंपाउंड के अंदर वैलेंसी का कैसे जिक्र होता है, वैलेंसी क्या होती है, और जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जितने जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके लिहाज से उसकी वैलेंसी हो जाएगी। और जितने इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा, जैसे हमने सोडियम की नाइट्रोजन की बात कर ली, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसकी वैलेंसी 3 है। ऑक्सीजन की बात कर लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। फ्लोरीन की बात कर लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जी कोवेलेंट कंपाउंड के, कि कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर वैलेंसी का क्या रोल है, वैलेंसी क्या होती है जी इन कोवेलेंट कंपाउंड। पहले तो हम देख लेते हैं जी कि कोवेलेंट कंपाउंड हम कहते किससे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते क्या है। कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, म्यूचुअल शेयरिंग कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर करें और उनके शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कह देते हैं जी, कोवेलेंट कंपाउंड कह देते हैं। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। द कंपाउंड दैट आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। अब हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये हमने एग्जांपल एक ले ली, इसको हम कहते हैं जी अमोनिया। अमोनिया इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, टोटल हाइड्रोजन 3 है तो इसलिए हम इसके यहाँ पे 3 लिख देंगे। ये हो गया जी अमोनिया। अब हमने देखना है जी कि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है। जैसे कि हमने बैक में देखा, हमने आयनिक कंपाउंड में देखा कि जितने इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा, अब इसके साथ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हैं, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी जी 3 हो जाएगी। हम बात कर लेते हैं जी एक और कंपाउंड की, ये इसको हम कहते हैं जी मीथेन। मीथेन इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, टोटल हाइड्रोजन इसके 4 हैं तो इसको हम ये CH4 से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसने इलेक्ट्रॉन इसने कितने हाइड्रोजन गेन किए, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन इसके आउटर मोस्ट शेल में है। आउटर मोस्ट शेल इसने टोटल जो हाइड्रोजन गेन की हैं वो 4 की हैं, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी जी 4 हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं जी वाटर की, OH, वाटर का फार्मूला H2O होता है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इसलिए हम कह देंगे जी इसकी वैलेंसी क्या होगी जी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी। तो ये एक वैलेंट कंपाउंड के लिहाज से है कि जब इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर अप हो जाते हैं, शेयर अप होने के बाद जो जितने के साथ वो बॉन्ड बनाएगा कंपाउंड, उसकी वैलेंसी होगी। जैसे नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन गेन किए इसलिए इसकी वैलेंसी 3 होगी, कार्बन ने 4 हाइड्रोजन गेन किए इसलिए इसकी वैलेंसी 4 होगी, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने क्या किया जी 2 हाइड्रोजन को गेन किया इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होगी। अब तो ये हो गया कि वैलेंसी है क्या, हमने डिटेल में पढ़ लिया कि वैलेंसी हम कहते किसे हैं, कि एक एटम की दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने की एबिलिटी को हम वैलेंसी कह देते हैं। और मोस्टली जो वैलेंसी है वो डिपेंड करते हैं आउटर मोस्ट शेल में। उसको कंप्लीट हमने पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, आपको शेल्स बना के बताए गए कि अगर कितने इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन होंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा उसके लिहाज से उसकी वैलेंसी होगी, और अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन होंगे जितने वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके लिहाज से उसकी वैलेंसी होगी। फिर हमने कोवेलेंट कंपाउंड का जिक्र किया कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं कि जो म्यूचुअल शेयरिंग से बने, ये जो इलेक्ट्रॉन को, जो दोनों एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो वो हम उसको क्या कहते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कह देते हैं। और इसके अलावा फिर हमने देखा कि जो नाइट्रोजन है वो जिनके साथ जितनी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा उसके लिहाज से उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे ये नाइट्रोजन ने 3 के साथ बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो उसकी वैलेंसी 3 हो गई, कार्बन ने 4 के साथ बनाया तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई, ऑक्सीजन ने 2 के साथ बनाया बॉन्ड तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है। वेरिएबल वैलेंसी
एलिमेंट शो मोर देन वन वैलेंसी आर कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। जैसे हमने बात की पहले बात की वैलेंसी की क्या होती है, हमने देखा कि जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी 3 थी, हमने कोवैलेंट कंपाउंड में और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों में हमने उसको देख लिया। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। जब एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा वैलेंसी होगी तो उसको हम क्या देंगे, वेरिएबल वैलेंसी कह देंगे। अब जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये आयरन, इसके ये आपके पास आयरन कंपाउंड होता है, Fe को हम आयरन कंपाउंड या फेरस कंपाउंड भी कहते हैं। अब ये क्या है, इसको हम कह देंगे जी फेरस सल्फेट। इसके अंदर जो आयरन की वैलेंसी होती है वो हमारे पास 2 होती है। और अगर हम फेरिक सल्फेट देखें, इसका दूसरा कंपाउंड, तो उसके अंदर हमारे पास जो आयरन की वैलेंसी होती है वो 3 होती है। अब क्या हुआ कि आयरन ने आयरन, इसको हम आयरन भी कहते हैं और फेरस भी कहते हैं, आप दोनों वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम फेरस का देख लें तो ये क्या होगा कि ये अपनी वैलेंसी 2 भी रख रहा है और 3 भी रख रहा है। अब एक ही कंपाउंड है लेकिन 2 डिफरेंट वैलेंसी शो कर रहा है। जब एक ही कंपाउंड, एक एलिमेंट हो और वो डिफरेंट वैलेंसी शो करे तो उसको हम क्या देते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फेरस सल्फेट था FeSO4। अगर हम देखें ये एक हमारे पास एलिमेंट है और ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसकी जो टोटल सल्फेट की जो होती है वो हमारे पास -2 होती है वैलेंसी। और हमने क्या करना था, बैलेंस करना होता है, अपने आंसर को इक्वल टू 0 लाना है। अब हम इसमें कितने ऐड करेंगे हमारे पास 0 आ जाए, इधर -2 है तो जाहिर सी बात है हम इसके अंदर 2 ऐड करें जिसकी वजह से हमारा आंसर 0 हो जाएगा। इसी वजह से जो हमारे पास जो फेरस सल्फेट है उसकी अंदर आयरन की जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी। और अगर हम फेरिक सल्फेट की बात कर लें Fe2SO4 अब हमने बात की सल्फेट की क्या होती है, -2। लेकिन अगर हम साइड पे देखें तो ब्रैकेट में कहीं पे भी इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो ये 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, प्लस का साइन काट दें बीच में। अब ये जो 2 है वो आ गया और हमें आयरन की वैलेंसी चाहिए। इसमें आयरन की क्या वैलेंसी होगी हमें तो पता नहीं, लेकिन हमें पता है हमारा टोटल आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये 2 हमने इसको Fe कर लिया और यहाँ के पास -6 बन गया। -6 है इक्वल की जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, +6, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट 3 आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो कंपाउंड है, अगर हमारे पास फेरिक सल्फेट होगा तो उसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी, 3 होगी। और अगर हमारे पास यहाँ पे फेरिस सल्फेट होगा तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। तो अगर हम ऑब्जर्व करें ना, सेम नेम है, बस इसके एंड पे ये डिफरेंस आ रहा है, फेरस OUS और RIC। अगर कोई भी ऐसे कंपाउंड्स हो जिसके एंड पे OUS आएगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि उसकी वैलेंसी कम है, और जिसके एंड पे RIC आ रहा होगा तो वो IC आ रहा होगा तो वो रिप्रेजेंट ये करेगा कि उसकी जो वैलेंसी है वो ज़्यादा होगी। ठीक, जिसके एंड पे OUS है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी वैलेंसी कम होगी, और जिसके एंड पे IC आ रहा होगा तो वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि उसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी। तो आज के लिए हाँ इतना ही। और हम आज हमने स्टडी किया कि सिंबल्स क्या होते हैं, वैलेंसीज क्या होती हैं, वेरिएबल वैलेंसीज क्या होती हैं। आई होप सो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।